हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। क्लास 10th में हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है। मैथ में अगर आप चाहते हो कि सर 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि 70 नहीं, मेरा 70 में कम से कम 50 भी नंबर आ जाता और 30 नंबर स्कूल से मिल जाता तो 80 नंबर हो जाता मेरा, ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों का मैं 70 में 70 नंबर की तैयारी कराऊंगा और इसमें से जितना हो सके आप कितना क्वेश्चन कर लेते हो उसके अनुसार आप लोगों का नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे। जैसा सबको मालूम है कि मैं यहाँ पे पेपर एनालिसिस करा था, ठीक है। 2022 के बहुत सारे पेपर और साइंस का हो गया है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, साइंस का जाके पेपर एनालिसिस देख लीजिए। और आज की वीडियो में देखिए हम लोग मैथ का देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी पेपर आप लोगों को तभी भारी लगता है जब आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हो कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, वो भी आते हैं तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में जैसे ही 2022 के ये दो पेपर आप देखोगे, 822 AZ, आपका 822 AW, दोनों पेपर जैसे आप देखोगे ना, आपको मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के और उस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पूरा फुल डिस्कस करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ। जो एक भी दिन कोचिंग नहीं पढ़ा होगा, क्लास नहीं किया होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पेपर लेते हैं 822 AZ वाला, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। अब देखो, इसमें बस फर्क ये है 2023 में कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा और 50 नंबर के आप लोगों के लघुत्तरी दीर्घोत्तरी देगा। बाकी प्रश्न तो वही रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यदि 26 से 156 का लस 156 हो तो मसा का मान होगा। देखो, ये इतना ज्यादा सिंपल टॉपिक है कि आप तुरंत चाहोगे तो इसको लगा दोगे। दो संख्याओं का लसा दिया है और मसा पूछा है, तो पहली संख्या यहाँ पे आपका 26 हो गया और दूसरी संख्या आपका यहाँ पे 156 हो गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों का एलसीएम आपको दिया है कितना, 156, और पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ बताइए, मतलब मसा। तो एक ही फार्मूला चलता है, आपको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 156, एलसीएम दिया है 156 और एचसीएफ आपको निकालना है। तो 156 से 156 तो ऐसे ही कट गया, तो इधर बच गया 26, इधर बच गया एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना गया, 26। तो देख पा रहे हो, तुरंत आप लोग आंसर कर दोगे कि कितना होगा, 26 होगा, ठीक है। देखो, ये जो है राइट आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और देख रहे हो ना, कॉन्फिडेंस देखिए, पूरा का पूरा देखे ना, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को कि क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। देखो, द्विघात समीकरण ये दिया है, मूल पूछा है, तो मूल पूछा है तो मूल में कौन सी बड़ी बात है। मूल व्युत्क्रम डिनोट करता है, मतलब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे मूल डिनोट होता है। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू कितना हो जाएगी, -4, और c की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। इतना तो जानते ही हो ना, रख दो। तो b स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, तो -4 का होल स्क्वायर 16, 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, 16 में 60 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब ये 8 जो है ये आप लोगों का 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है। और जब धनात्मक है तो दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे इसके। तो देखो, इसका हो जाएगा वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं वास्तविक, तो वास्तविक और भिन्न मतलब वास्तविक होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखो बन गया। तो तीन ही कंडीशन चलता है, मैं बता भी देता हूँ। देखो, पहला कंडीशन, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है। दूसरा, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो समान वास्तविक मूल निकलेगा, समान वास्तविक मूल। और एक होता है कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता है। बस यही तीन तो कंडीशन होता है। हो गया। चलो अगला देखो प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या है। अब देखो, ये तो प्रश्न बहुत सिंपल है कि बिंदु 2 दे दिया है, बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं। और दो बिंदु दिया है और निर्देशांक दिया है, एक का आपको दिया है -1, -3, और एक का दिया है 5, 2, ठीक है। और उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र मालूम है ना आप लोगों को, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसमें x2 क्या है आपका 5, x1 क्या है यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है -3, इसका होल स्क्वायर। फिर इसके बाद अंडर रूट ले लो इसका, तो अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 1 6, 6 का 36 और 3 2 5, 5 का हो जाएगा 25 और निकालेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 1, 3 2 5 1 6 61। ठीक है, कितना आ जाएगा, करड़ी में 61 दिया है क्या, करड़ी में 61 ही कहीं, ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे और आराम से इसको आप लोग करके चले आओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, अगला क्या है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, इसकी दो त्रिज्याएं हैं आर और आर, इससे एक त्रिज्य खंड कटा हुआ है, मान लेते हैं ओ है और ये है बी है, और ये कोण आपका थीटा यहाँ पे है, तो कह रहा संगत चाप की लंबाई बताइए, मतलब ए और बी की संगत चाप की लंबाई। तो उस समय क्या होता है कि थीटा बटे वृत्त का कोण कितना होता है 360, और चाप की लंबाई परिधि पर डिनोट करती है तो 2 पाई आर, यह फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जब लंबाई पूछेगा तो, ठीक है, अगर यही क्षेत्रफल पूछ देता कि क्षेत्रफल क्या होगा तो थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमसे लंबाई पूछा है तो यह होगा, तो लंबाई में क्या होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, देखो ऑप्शन नंबर सी, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देख लो क्या है, अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी दे और आपको भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो आपको सिंपल क्या करना है उस समय, तो देखिए उस समय करते क्या है कि जब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा और भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो सिंपल हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो 9 संबंधित 16 है तो इसका वर्ग कर दो, 9 का क्या हो जाएगा 81 और 16 का क्या हो जाएगा 256। ठीक है, मतलब ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कब, जब भुजाओं का अनुपात दिया हो और त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, अगर यही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता और भुजाओं का अनुपात पूछता तो वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न यह है कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और कह रहा है कि कोण ए का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा, या 90 आना चाहिए, 90 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो कोण ए बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक है, देखो कैसे करोगे, यहाँ कोसेक ए बराबर क्या दिया है सेक ए दिया है। ठीक है, तो सिंपल सबको मालूम है कि कोसेक ए जो है, इस सेक ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो इसको कोसेक 90 माइनस ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है। अब देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल, ए बराबर आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस के ए, तो ए माइनस इधर आएगा तो प्लस ए बराबर के 90, ये हो जाएगा 2a बराबर 90, और 2 से कटा दोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर, देख रहे हो ना कितना सिंपल है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं। ठीक है, बस आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका कहने का मतलब ये चीजें समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, 1 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों का 1 नंबर वाले प्रश्न सब बहुविकल्पीय रहेंगे, ये जो प्रश्न आएंगे सब 4 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर के लिए। तो ऊंचाई एवं दूरी, मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि ऊंचाई एवं दूरी वाला क्वेश्चन लगा कर ही जाना, प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ठीक है, अब आपको 2 युग्म दे देगा रैखिक समीकरण, मतलब चैप्टर तीसरा से, अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। और रैखिक समीकरण युग्म हल करने की 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। अब इन्हीं तीनों विधि से आप लोगों को इसको हल करना पड़ेगा। तो तीनों विधि इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समीकरण देगा तो इसको हल करना होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसको छोटा सा सूत्र होता है, यहाँ पे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 रख लो, त्रिज्या मतलब आर 7 सेंटीमीटर, एच मतलब ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी के 44, और 44 8 कितना होता है 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 32 3 कितना हो जाएगा 35, 352। ठीक है, कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस
देख रहे हो ना, छोटा छोटा टॉपिक है। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आप लोगों को देखिए घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, शंकु का छिन्नक हुआ, ठीक है, ये सबके आप लोगों का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ये प्रश्न दिया है cos 46 माइनस साइन 44 अंश का मान त्रिकोणमिति के, तुरंत आप कन्वर्ट करोगे, तुरंत आपका हाथ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और ये प्रश्न करने पड़ेंगे। तो आपको मालूम चल रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे, किस प्रकार एग्जाम में पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि बिंदु, अब एक बिंदु यहाँ P दिया है, एक बिंदु A जो है और B, इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि विभाजन सूत्र से, ये कहना ये चाह रहा है, बता देता हूँ सिचुएशंस को। कह रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है आप लोगों को कि -6, 10 और बी का भी निर्देशांक दिया है 3, -8। कह रहा है कि इसके बीच बिंदु कोई पी आ रहा है बीच में कहीं, जिसका निर्देशांक दिया है आपको -4, 6। कह रहा है कि ये बिंदु पी इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात नहीं मानता है तो m1 संबंध m2 मान लेते हैं, जब मालूम नहीं होता अनुपात m1 संबंध m2 मान लेते हैं, या तो सिंपल आप के संबंध 1 के अनुपात में मान लो और वहां से विभाजन सूत्र लगा दो। सूत्र भी लिख देता हूँ, लगा लेना, m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। इधर होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है विभाजन सूत्र का, मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसी सूत्र पे आप लोगों को इसको वैल्यू आपको रख देना है, m1 की जगह के रख देना है, m2 की जगह 1 रख देना है, यहाँ से अनुपात आपको निकल जाएगा, या x बराबर निकलता है या y बराबर निकलता है। ठीक है, तो चलो क्लियर, समझ में आ गया ना। तो विभाजन सूत्र से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। इसके बाद देखो, ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारंबारता बंटन का बहुलक। देखो 3 चीज तो आपको आना ही चाहिए। पहली बात कि माध्य निकालना। अब माध्य निकालने की 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि। इसके बाद बहुलक आपको लगाना आना चाहिए कि बहुलक, ठीक है, जो कि दिया हुआ है, और एक आता है माध्यिका। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। सांख्यिकी से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इस बार एग्जाम में, सांख्यिकी चैप्टर से 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और आसान होता है बहुलक निकालना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग समझ लो कि सांख्यिकी चैप्टर जो है उससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, तैयार रहना आप लोग बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आना अनिवार्य है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, एक तो करड़ी में 2 दे देता है, करड़ी में 5 दे देगा, करड़ी में 3 दे देता है, करड़ी में 7, एक तो सिंपल वाला दे देता है, एक आपको ऐसे दे देगा 6 प्लस करड़ी में 2, 7 प्लस करड़ी में 3, ठीक है, 2 माइनस करड़ी में 5, इस तरह, लेकिन देगा जरूर। ठीक है, 100% देगा, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये तैयार रखना, और आता भी होगा आप लोगों को। इसके बाद देखो, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति। अभी हमने बताया था व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी फार्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर कर दो। 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 9, 80 का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 36 और 4 नंबर 36, 36 में से 36 गया 0, मतलब डी का वैल्यू 0 आ गया। जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या होता है, समान वास्तविक मूल होता है, सिंपल। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ से देखो, शांत और अशांत से आता है 100% कि अब ये बोला है कि परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो शांत कब होता है कि जब इसका हर ये वाला 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का होता, शांत होता है। देखो इसी रूप का है, शांत है, लेकिन यहाँ पे दशमलव प्रसार पूछा है, तो दशमलव प्रसार इसको कन्वर्ट करके भाग दोगे तो दशमलव प्रसार निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना इसको। अगला प्रश्न देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से आ गया कि नहीं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर, ठीक है, खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था आप लोगों को ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब लगाना आना चाहिए आप लोगों को, और इससे प्रश्न आएंगे भैया। ठीक है, तो ये प्रश्न तैयार कर लेना, और नहीं आता है तो कमेंट करना, इसका पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन करा दूंगा क्या करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, सबको मालूम है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर त्रिभुज ABC का अगर आपको क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 क्या होता है x1, यहाँ से y2 माइनस
y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस लगा देना, फिर x2 लिखना है, x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 लगा देना, इसके बाद क्या आता है y1 माइनस y2। बस इसी फॉर्मूले पे आप लोग लगा देना और तीनों का निर्देशांक दिया ही है आप लोगों को, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई माप कर लिखिए। अब ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाओ, तो सिंपल एक वृत्त बना लेना 3 सेंटीमीटर। इससे 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु इसके केंद्र से, ठीक है, यह लाइन नहीं खींचना आप लोग, 5 सेंटीमीटर दूर है, इस पे आपको स्पर्श रेखा की रचना करना है। बस स्टेप लिख देना, रचना कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से प्रश्न रचना से आता ही आता है, याद रखना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है उसको देखो। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मालूम चलेगा कि समीकरण इतना को मूल ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण आपको छोटा इक्वेशन दे देगा, उसको सॉल्व करना आना ही चाहिए। और द्विघात समीकरण हल करने की कितनी विधि होती है, तो एक तो आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक आपका द्विघाती सूत्र विधि होती है। इन तीनों विधि से एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा ही देगा, ठीक है, तो याद रखना। फिर देखो क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। तो त्रिभुज के कम से कम 13 थ्योरम होती है, 13 थ्योरम देगा। मैं 13 ही थ्योरम सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को त्रिभुज में से, उसी में से कोई ना कोई एक आएगा, जिसमें से एक दे दिया है यह, ठीक है, तो आना ही चाहिए। एक समकोण में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का शेष वर्ग दो भुजाओं के, मतलब पाइथागोरस नियम दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही चीज सिद्ध करना है। सिंपल होता है, कर लोगे, ठीक है। फिर देखो मैंने कहा था ना कि सांख्यिकी से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखो माध्य पूछ दिया ना, हमने कहा या तो माध्य पूछेगा या तो माध्यिका या तो बहुलक पूछेगा। और देखो माध्य पूछ दिया 4 नंबर के लिए। तो एक वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों को सांख्यिकी का, उसमें सब कुछ बता दूंगा कि 10 नंबर कैसे क्लियर करोगे। बहुलक के भी प्रश्न रहेंगे, माध्यिका के भी प्रश्न रहेंगे, माध्य के भी रहेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। त्रिकोणमिति वाला तो क्वेश्चन आपको मालूम है, सिद्ध करने के लिए बस वैल्यू आपको पुटअप करना है, सिद्ध कर देना है। तो ये तो आप लोगों को सिंपल, अब तो जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न वहां से आता है ऊंचाई एवं दूरी। देखिए माध्यिका फिर आ गया ना, हमने कहा था ना कि या तो माध्य पूछा था, इधर माध्यिका पूछ दिया 4 नंबर का। तो 10 नंबर का फिक्स है। क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कहाँ से प्रश्न आ रहा है। ये इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आता है। तो देखो माध्यिका पूछ दिया। अब देखो फिर ये ऊंचाई एवं दूरी पूछ दिया। हमने कहा ना ऊंचाई एवं दूरी से आता है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आगे कि नहीं, बिल्कुल। तो हमने वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देखिए बहुत आसान होता है पास होना। लोगों को मालूम नहीं रहता कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपको मालूम हो गया कि कहाँ से आता है, उसी प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर देखिए एक आ गया ना, हमने कहा था कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। हमने कहा था ना आप लोगों से कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करना आना चाहिए। देखिए 4 नंबर के लिए दे दिया। अब तीनों विधि मालूम रहेगा तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद देखो ये रचना से, हमने कहा था रचना से तो क्वेश्चन बनना तैयार है बिल्कुल। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हो। तो त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ नोट कर लेना। रचनाएं से, तो रचनाएं से तो बनना अनिवार्य है भाई, रचना से एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है। तो उसको आप तैयार करना। 2 ही एक्सरसाइज है रचना में, ठीक है, 11.1 11.2, और वही दोनों की क्वेश्चन को 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ से 4 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखोगे, ये चौथा लेसन से द्विघात समीकरण से प्रश्न लिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 या छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या से 8 गुना हो, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 6 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन सबसे खास कर अगर बात करें तो इस प्रश्न का, अगर ये नहीं करते हो तो ये वाला प्रश्न, यह प्रश्न हमेशा आता है, हर एक पेपर में आता है। कभी भी कोई भी पेपर आपको मिलेगा उठाकर देख लीजिएगा। और ये तीसरे लेसन से लिया गया है। तीसरे लेसन का एक्सरसाइज भी बता देता हूँ, 3.6 एक्सरसाइज पे जाकर जितने भी प्रश्न होंगे इस कैटेगरी के कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को रैखिक युग्म में बदल कर हल करना होता है इसको, और 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। और देखो
आ गया ना पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा ही था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से प्रश्न बनेंगे 10 नंबर के, उससे भी बनते हैं, ठीक है। और पहले भी आया था 4 नंबर के लिए, देखिए 6 नंबर के लिए फिर भी आ गया। और अथवा करके फिर भी दिया है तो वो उसी चैप्टर का दिया है कि 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसे देख रहे हो ना, कम से कम 10-10 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही चीज समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए पेपर समाप्त हो गया, ये पूरा का पूरा पेपर, ये जो आपको 822 A था, ये पेपर बिल्कुल आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। आप चलिए दूसरा पेपर देखते हैं, और उसमें भी आप देखोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या पूछा था, उसमें क्या पूछ रहा है। फिर पूरा विश्वास हो जाएगा आप लोगों को कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखिए 822 ये डब्ल्यू पेपर है ना, इसमें भी देखेंगे तो आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड होगा, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इसका आप एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालोगे तो खुद मालूम चल जाएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। तो कितना सिंपल है, 156 है तो निकाल लो। 156 का जब एलसीएम निकालोगे तो 2 से कटाओगे 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटाओगे 2 3 6 2 9 18, 3 से कटाओगे 13 3 39, 13 से कटाओगे तो हो जाएगा 2 2 12 है तो 2 पे पावर 2, 3 गुणे कितना 13। देखो यही तो है, कहीं दिया है ऑप्शन में, मतलब दूसरा ऑप्शन 2 पे पावर 2 3 गुणे 13, देख रहे हो। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब भी तोड़ने के लिए आएगा तो आप उसका एलसीएम निकाल लो, सिंपल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, देखो कितना सिंपल है। अब बोला है कि सेक थीटा बराबर 2, तब ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब देखो सेक कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, तो सबको मालूम है कि सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो 2 को हमने सेक 60 अंश लिख लिया, सेक से सेक जैसे कटेगा थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश, देख रहे हो, ऑप्शन सी। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो m का मूल कब बराबर होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। इतना का मूल बराबर है तो m का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया था मूल कब बराबर होता है, जब d जो है 0 के बराबर आ जाता है तभी मूल बराबर होता है। तो यहाँ d क्या होता है b² - 4ac, इसके बराबर 0 कर दो, m का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे b का वैल्यू कितना है -12, तो -12 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3, 80 का वैल्यू कितना है यहाँ पे m बराबर 0, तब -12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144, -4 तो 12, m बराबर 0, तो 144 बराबर -12m उधर जाएगा तो +12m, अब 12 से 44 कर जाएगा 12 m बराबर कितना आ गया 12, दिया है। देखो कितना सिंपल। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहा है, सेम उसी कैटेगरी के प्रश्न थे, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो उसके शीर्ष की लंबाई कितना हो जाएगा a/3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको ट्रिक लगा लेना तीसरा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप लोग बस नोट करते जाओ। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखो कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से लेकर 10 तक धनात्मक संख्या क्या होता है, एक तो 2, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8 और 10। और समांतर माध्य का मतलब होता है कि जो भी संख्या उसको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 को भाग दीजिए, तो 10 18 18 2 20 20 10 30 30/5 काट दोगे तो 5 6 30, मतलब 6 जो इसका समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न कर लेना, क्योंकि इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक y का मान, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी इस बार दे दिया है और y का वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला वही लगेगा, करनी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस रख देना, वैल्यू निकल जाएगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो m का वैल्यू, अभी हमने बहुविकल्पीय में किया था ना, तो यहाँ से a b c के वैल्यू निकाल के और b² - 4ac 0 के बराबर कर देना और वहां से m का वैल्यू निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत सिंपल है, cos स्क्वायर 67 - sin स्क्वायर 23 अंश का मान, यहाँ पे sin स्क्वायर 23 अंश का वैल्यू चेंज कर देना, कट के आ जाएगा 0, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल है, तो तुरंत लगा दोगे आप लोगों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2
आधार है 14, ऊंचाई है 7, काट दो, 2 7 14, 7 7 49 आ जाएगा, सिंपल। चलो, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखकर उसका माध्यिका ज्ञात कर लेना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चूज कर लेना, जो बीच में आएगा माध्यिका हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो अगला देखो, देख रहे हो ना कैसे कैसे प्रश्न है, आप लोग तो तुरंत कर डालोगे यार, ठीक है। और देखो मैंने कहा था ना कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा कैसे हल करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आता है ना इतना आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना। चलिए समझ गए होंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा। अब ये देखो, पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी एक अद्वितीय हल होगी। देखिए ये आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण तथा युग्म से क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वितीय हल, देखिए 2 रेखाएं होती हैं, 2 रेखाएं के 3 ही कंडीशन होता है, और कोई भी 2 रेखा है तो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे पर समांतर होगी, या तो संपाती होगी, या तो समांतर होगी। कोई भी 2 रेखा है तो या तो एक दूसरे को काटेगी, या तो एक दूसरे पर चढ़ जाएगी, या तो एक दूसरे के समांतर होगी, यही तीनों कंडीशन होते हैं, ठीक है। और इन्हीं तीनों कंडीशन पे एक क्वेश्चन आया, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होता है। अद्वितीय हल होने का मतलब a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 के, ठीक है, ठीक है। a1/a2 बराबर नहीं होता है, आप लिखिएगा नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। तो इसी पे रख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से देखिए a1 b1 c1 निकाल लीजिएगा, ऐसे a2 b2 c2 निकालने के बाद बोला है अद्वितीय हल ना, अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, बस वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, ये चित्र आप देख रहे हो, सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो त्रिभुज के प्रश्न है और सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न देता है, ठीक है। तो हमने कहा था ना कि त्रिभुज वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता दूंगा उसमें कि सिद्ध कैसे किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि एक घन का आयतन दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात पूछा है। तो घन का आयतन के बराबर इसको कर देना, वहां से वैल्यू निकाल देना, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के आप आंसर बता देना। चलो ठीक है, कराई देता हूँ। देखो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, तो a क्यूब बराबर दिया है 1331, तो यहाँ से a निकालेंगे तो 1331 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। अब 1331 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1331 का यहाँ पे वर्गमूल कर रहा हूँ, घनमूल न होगा, यहाँ पे जाएगा तो घनमूल, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1331 का घनमूल होता है 11, ठीक है। तो a बराबर 11 आ गया। पूछा है यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे 1 वैल्यू हो जाएगा 11, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 11 का होता है 121, और गुणा करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12, और 6 कम 6 1 7, कितना आ गया 726, ठीक है। कितना आ रहा है 726 आ रहा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देख पा रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप लगा लोगे पूरा का पूरा। अगला देखो, अगला तो मैंने आप लोगों से बताया ही था कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, अगले पेपर में भी आया था, हमने कहा था कि ये तो आना ही वाला है। फिर देखो यदि 10a cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 अंश। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको मैं सीध ही कर देता हूँ, छोटा सा है। जैसे दिया है कि 10a बराबर यहाँ पे दिया है cot b, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 10a बराबर cot b, ठीक है। cot b को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 90 - b, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 90 - b cot b होता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 90 - के b, और a - b इधर आएगा तो प्लस b बराबर 90 अंश। यही सिद्ध करना था, देखो सिद्ध हो गया कि नहीं, a + b बराबर 90 अंश। देखो तो देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है, तुरंत कर डालोगे। इसके बाद देखो ऊंचाई एवं दूरी से आ गया ना कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, हमने कहा था ना कि ऊंचाई एवं दूरी से आता है, तो उसको चैप्टर को आप लोग लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो रचना से, हमने कहा था रचना से तो प्रश्न आना ही आना है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापना है। तो रचना से तो प्रश्न बनना है, अनिवार्य है, ठीक है, हमने बोला ही था। और देखो आ भी गया। इसके बाद देखो 4-4 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से बनते हैं उसको देख लो। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। द्विघात समीकरण में जाइए, ये किस चैप्टर से लिया गया है, द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला प्रश्न आप स्टार बना लेना, इसको रट जाना, क्योंकि ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, बहुत बार देख चुका हूं मैं इस प्रश्न को, कि यदि बिंदु a, 0 और 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना। संरेख का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आने लगेगा।
और उस पर आप लोग रख के इसको सिद्ध कर लेना, ठीक है। मैं करा भी दूंगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार से मैं देख रहा हूँ इसको क्या आ रहा है, हमेशा आ रहा है। अगला प्रश्न देखो फिर वही, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का सिंपल टॉपिक है, तुरंत लगा दोगे, फार्मूले पे तो बेस है। एल का वैल्यू दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देवे किया है, त्रिज्या बस पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूले पे रखोगे आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न तो भाई इसका क्या बताना है, मैं तो आगे से ही बता रहा हूँ कि जो आप सांख्यिकी है उससे तो 10 नंबर के प्रश्न बनना ही अनिवार्य है। तो देखो माध्य पूछ दिया कि नहीं, अभी क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। अगर किताब में खोज कर क्वेश्चन बैंक से लगा लेना, अन्यथा मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोग लगा लेना, माध्य पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ से, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण से प्रश्न लिया गया है। देखिए चौथा लेसन भी कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर याद होने चाहिए, आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में देख रहे हैं ना, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, और वही प्रश्न तैयार करना है आप लोगों को। चलो ये भी प्रश्न क्लियर कर लेना आप लोग, द्विघात समीकरण से जाके खोजोगे मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये आपका वृत्त से है, वो आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आकृति दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। बीसी को व्यास मानकर, देखो बीसी कहाँ गया, बीसी को व्यास मानकर एक अर्ध वृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। तो सिंपल है, यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। फिर यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, जाके देखना, तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न रचना से फिर आ गया, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण एबीसी जो है 60 अंश होना चाहिए। फिर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो रचना से हमने कहा ना, रचना से 2 प्रश्न आएंगे और 2 ही आपकी एक्सरसाइज है, 11.1 11.2, दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। 3 4 4 क्वेश्चन है, उसको कर लोगे ना तो हो जाएगा। और अगला प्रश्न तो आ गया भैया, माध्यिका पूछे, हमने कहा ना सांख्यिकी तो आता ही है, या तो माध्यिका पूछ लिया तो माध्य पूछ लिया तो बहुलक पूछ ले, 10 नंबर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में और आएगा भी इस बार, ठीक है। वो तो फिक्स पैटर्न चलता है ना, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है उसकी। चलो देखो प्रश्न नंबर 7वां, यहाँ से 6 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे और पहला ही आ गया ऊंचाई एवं दूरी से। तो ऊंचाई एवं दूरी देख लो, हमने बोल रखा है कब से भाई ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न बनते हैं, देखो आगे भी बना था इस बार भी, मतलब 10 नंबर के प्रश्न तो इससे ही ऊंचाई एवं दूरी से ही आ जा रहे हैं। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, कर लेना, ठीक है। किताब में मिल जाएगा आप लोगों को, पूरे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, कह रहा वो नहीं करना है तो ये कर लो, 2 अथवा में करके 2 प्रश्न देता है ना, अब वो भी ऊंचाई एवं दूरी से ही नोट कर लो, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, ठीक है। हाँ ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके जाना। चौथा लेसन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसको तैयार करना, अगर ये नहीं कर पाते हो तो ये वाला तो आना ही है। हमने आपको बताया था ना कि अगला भी पेपर हमने दिखाया था, तो उसमें आपको बताया था कि ये प्रश्न आता है हमेशा, दिखा भी देता हूँ। हमने कहा था ना कि ये प्रश्न हमेशा आएगा, दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक पाएगी, ठीक है। देखो निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल कीजिए, आ गया, और इसमें भी आ गया, मतलब कोई भी पेपर लोग देगा ही देगा और उसको आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किस लेसन का ये भी हमने बता रखा है कि 3.6 मैथ का एक्सरसाइज जाके खोलोगे, इस कैटेगरी सारे प्रश्न मिलेंगे, उदाहरण सहित कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, प्रश्न बनेगा 6 नंबर तो इसी प्रश्न से लेकर आ जाओगे आप, ठीक है। चलो देखो ये भी पेपर आपको समाप्त हो गया। तो देखो आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा ये मालूम चल गया होगा कि जैसे ही आपने 2 पेपर सॉल्व किया मैथ का, एनालिसिस हो गया होगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, किस कैटेगरी से बन रहे हैं और किस चैप्टर से, वो भी कौन से प्रश्न बन रहे हैं, तो पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। रही बात इसकी प्रैक्टिस कराने की, मैं प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करा दूंगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करते रहिए क्वेश्चन बैंक से, किताब से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।